चलिए, टॉप 10 इंटरनेशनल हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बात करेंगे बांग्लादेश की और कैसे वहां पर हिंदू विरोध चल रहा है। घृणा देखिए कितनी है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री यानी केयर टेकर जो हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार पर हिंदुओं को मुख्य धारा से बाहर करने के प्रयास के लिए जाने जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें ये दावे किए गए हैं कि गृह मंत्रालय वहां के और लोक सेवा आयोग ने एक आदेश जारी कर पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर उच्च पदों तक किसी भी हिंदू की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि पुलिस विभाग को हिंदू मुक्त बनाने के आदेश जारी किए गए हैं वहां पर, और करीब 1500 हिंदू उम्मीदवारों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। हालांकि सुदर्शन न्यूज अभी तक इस ऐसी खबर की पूर्णतः पुष्टि नहीं करता, लेकिन तमाम मीडिया चैनल्स में ये रिपोर्ट जो है आ चुकी है। यानी कुछ तो काला है दाल में, या दाल ही पूरी काली है। बता दें कि शेख हसीना ने सत्ता से बाहर होने के बाद से देश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों में तेजी आई है, जिसके बाद ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सहायक पुलिस अधीक्षक और डीआईजी जैसे उच्च पदों पर तैनात 100 से अधिक हिंदू अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े जमाते इस्लामी के सदस्यों को नियुक्त किया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने पिछले साल शुरू हुई पुलिस विभाग की लगभग 79,000 भर्तियों को भी रद्द कर दिया है। नई भर्ती प्रक्रिया जनवरी में शुरू होने की बात कही जा रही है। इसमें हिंदुओं को पूरी तरह से बाहर रखने की योजना जो है वो बनाई गई है। इन रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस के आईजीपी बहारुल आलम को आदेश दिया गया है कि किसी भी हिंदू उम्मीदवार को कांस्टेबल या सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त ना किया जाए। यहां तक कि अगर कोई हिंदू पात्र भी हो तो भी उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखने को कहा गया है। इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में भी हिंदू उम्मीदवार सफल ना हो पाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों, संपत्तियों और प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। शेख हसीना सरकार के पास की सत्ता से जाने के बाद से हिंदुओं को निराशा जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनको निराशा के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है, और निशाना बनाते हुए कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें उनकी जान तक गई है। लेकिन प्रधानमंत्री यानी केयर टेकर यूनुस ने नोबेल प्राइज विजेता जो हैं उन्होंने स्थिति सुधारने की बात कही थी, लेकिन हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और अब ये नई चीज़ सामने आई है जहां पर अब पुलिस में हिंदुओं को नहीं लेंगे, तो ये साफ तौर पर इस और इशारा कर रहे हैं कि भाई अब हिंदुओं को भगाने का प्रयास वहां पर किया जाएगा। धीरे धीरे यहाँ सोशल बॉयकॉट जिसको कहते हैं वो किया जा रहा है। तो क्या ऐसा बाकी देशों में भी किया जाना चाहिए? ये बड़ी सोचने वाली बात है। पाकिस्तान ने फिर बैठे बिठाए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, वो भी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक करने के बाद से ही उसके और तालिबान के बीच रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिन तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। आज दोनों के बीच खोस्त और पख्तिया प्रांत से लगी सीमा पर आज सुबह से झड़प चल रही है। तालिबानी लड़ाकों के आगे बढ़ने पर पाकिस्तानी पीएम ने धमकी दी थी कि तालिबान लड़ाई से परहेज करें वरना वे हमले जारी रखेंगे। लेकिन इस धमकी का असर तालिबान पर नहीं पड़ रहा है। तालिबान डरता नहीं पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने उनके पर्व में उससे एक दिन पहले, जो ईसाइयों का पर्व होता है उससे एक दिन पहले अफगानिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए थे। एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए तालिबान ने एक ऑपरेशन शुरू किया। इसकी जानकारी खुद तालिबानी अधिकारियों ने दी है। तालिबान ने दावा किया कि अब तक पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के कई जवान भी मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि खोस्त और पख्तिया प्रांत में अफगान और पाकिस्तानी सीमा बलों के बीच झड़प में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अब सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार के गोले के कारण पख्तिया के दंडे पाटन जिले में 3 नागरिकों की भी मौत हो गई है। दोनों के बीच अभी भी झड़प जारी है। पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद से तालिबान बदला लेने की कोशिश में लगा हुआ है। तालिबान ने बड़ी संख्या में अपने लड़ाके तैनात किए हैं। देखना अब यह होगा कि जिस तालिबान के आगे अमेरिका और रूस जैसे विश्व शक्तियां नहीं रुक पाई,
तो पाकिस्तान उसका क्या ही मुकाबला कर पाएगा। पाकिस्तान वैसे भी कर्ज की मार झेल रहा है, ऊपर से अमेरिका भी परमाणु मामले में उससे खफा चल रहा है। तो ये क्या चीन की गोद में बैठ पाकिस्तान तालिबानी लड़ाकों का सामना कर पाएगा और कब तक कर पाएगा? तो ये अब पाकिस्तान ने नई बड़ी गलती कर दी है, जहां पर ये आतंकवादी जो आप देख रहे हैं, अब पहले आतंकवादी थे, अब तो तालिबान है, तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान, यही फौज है, इनसे ही लड़ना है पाकिस्तान को। तो आतंकवाद को पहले पालता था पाकिस्तान, अब वो हुई उसके खिलाफ हो चुका है और उसी की मार झेलने को मिलेगी, लगातार मारे जाएंगे। देखिए 19 पाकिस्तानी सैनिक, आज की कल की बात है ये। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अफगानिस्तान की, एक और ब्लास्ट की बात करेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित भारतीय दूतावास के पास विस्फोट की खबर है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह विस्फोट भारतीय दूतावास के पास 3:30 बजे हुआ। इस घटना में किसी की जान नहीं गई है। हालांकि तालिबान ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। इससे चंद दिनों पहले जलालाबाद में भारतीय उच्चायोग के स्थानीय कर्मचारियों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। अफगान मीडिया के अनुसार इस विस्फोट पर अभी तक तालिबान के किसी अधिकारी ने टिप्पणी नहीं की है। हालांकि इलाके में तालिबान लड़ाकों की चहल पहल देखी जा रही है। तालिबान लड़ाके आसपास के इलाकों की तलाशी ले रहे हैं। अफगानिस्तान में भारत ने 2020 में ही अपने दूतावास को बंद कर दिया था। इसके बाद 2023 में भारत ने तालिबान राज में एक छोटी सी टीम को काबुल भेजा है। जलालाबाद में भारतीय उच्चायोग को और अब काबुल में भारतीय दूतावास के पास विस्फोट की घटनाओं में भारत विरोधी ताकतों का हाथ बताया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि इनका संबंध पाकिस्तान से हो सकता है। पाकिस्तान इन दिनों काबुल में भारत की बढ़ती उपस्थिति से खफा है, हर चीज से खफा है। ऐसे में वे तालिबान विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है और कोशिश भी कर रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद इस्लामिक स्टेट खोरस्तान ने भी अपने हमलों को तेज कर दिया है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पाकिस्तान का समर्थन हासिल है, यानी आईसिस को। पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट के इस ग्रुप को तालिबान के खिलाफ प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और अब काबुल में भारतीय दूतावास के पास विस्फोट, खतरे की घंटी तो है ही, लेकिन इसका भी इलाज निकाल लिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि भाई अफगानिस्तान की सरकार, यानी कि मौजूदा तालिबान की जो सरकार वहां पर चल रही है, उसने इलाके को घेर लिया, तलाशी जारी है और साफ तौर पर इसमें पाकिस्तान का हाथ जो है वो है। पहले भी अफगानिस्तान में काबुल एम्बेसी जो ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर हमारे वीर ब्रिगेडियर जो थे, डिफेंस अटैचे आर डी मेहता, वो वहाँ पर बलिदानी हो गए थे। ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान में भारतीयों को खतरा नहीं है, वहाँ पर खतरा बिल्कुल है। और ये इसलिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर भारतीय जो वहाँ पर सेवा दे रहे हैं, अफगानिस्तान की बहुत मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या, अमेरिका तक को यहाँ पर मिर्ची लगती थी। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान में किया था उसकी उन्नति के लिए, उसके उत्थान के लिए। इसीलिए तालिबान, जिसको लोग आतंकवादी कह रहे हैं, वो वहाँ पर मदद करते नजर आ रहे हैं। बात करेंगे इजराइल और यमन के हूथी विद्रोहियों के बीच भीषण जंग का दौर शुरू हो गया है। हूथी विद्रोहियों के लगातार मिसाइल हमले के बाद इजराइल की सेना ने 100 फाइटर जेट्स के साथ जोरदार जवाबी हमला करके यमन में भारी तबाही मचाई है। इजराइल और हूथी विद्रोहियों के बीच लड़ाई अब अफ्रीकी मुस्लिम देश मिस्र को भी भारी पड़ रही है। मिस्र की स्वेज नहर से होने वाली कमाई 60% गिर गई है। इससे मिस्र को $7 अरब का घाटा हुआ है, वो भी तब जब मिस्र गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि मिस्र में इसी तरह से आर्थिक संकट बना रहा तो वहां सीरिया जैसा हाल हो सकता है। कई साल से सत्ता में बने हुए राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की सरकार गिर सकती है। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हूती हमलों की वजह से दुनिया भर के व्यापारिक जहाज़ों के नहर से, स्वेज नज़र से किनारा कर लिया है, जिससे साल 2024 में मिस्र की कमाई में 60% की भारी भरकम गिरावट आई। और स्वेज नहर प्राधिकरण के मुताबिक इससे $7 अरब का भारी भरकम घाटा हुआ है। गाजा युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का 12% व्यापार स्वेज नहर के रास्ते होकर गुजरता था। यह नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन है। हूती लगातार लाल सागर यानी रेड सी में इजराइल और अमेरिका के व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हूती भारतीय जहाज़ों को भी निशाना बना चुके हैं। नवंबर 2023 से लेकर अब तक हूती 100 से ज़्यादा हमले लाल सागर से गुजर रहे जहाज़ों पर कर चुके हैं। हूथियों ने ऐलान किया है कि जब तक इजराइल गाजा पर हमले बंद नहीं करता, तब तक वे लाल सागर में हमले बंद नहीं करेंगे। इसी वजह से जहाज़ों से जुड़ी हुई
कंपनियों को जो दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जाना पड़ रहा है, जो काफी लंबा और समय लेने वाला है। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने हूथियों पर कई हमले किए हैं, लेकिन इसके बाद भी ईरान के समर्थन से हूथी विद्रोही हमले कर रहे हैं। हूथियों के इस एक्शन से मिस्र का संकट बढ़ गया है, वे भी तब जब मिस्र की अर्थव्यवस्था कंगाली के दौर से गुजर रही है। मिस्र के राष्ट्रपति भारत से लेकर सऊदी अरब तक के साथ मदद की गुहार लगा चुके हैं। यही नहीं, मिस्र को अपने शहरों को बेचना पड़ा है। मिस्र में महंगाई अपने चरम पर है, जिससे जनता बेहाल है और अब मिस्र की मुद्रा रसातल में चल रही है। कई विश्लेषक हैं, उनकी चेतावनी है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मिस्र का भी सीरिया वाला हाल हो जाएगा और राष्ट्रपति सीसी को सत्ता से जाना ही पड़ेगा। अल सीसी ने अभी तक सीरिया से असद के जाने पर कोई सीधे तौर पर बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके हालिया बयानों से लग रहा है कि वे तनाव में हैं। अल सीसी ने कहा है कि मेरे हाथ किसी के खून से नहीं रंगे हैं और ना ही मैंने किसी का पैसा चोरी किया है। अल सीसी सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता में आए थे। उनके कार्यकाल में करीब 65,000 राजनीतिक कैदी जेल में बंद हैं। वहीं अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस ने इजरायली जमीन पर पहला शिकार किया है, यानी थाड़ ने शुक्रवार सुबह इजराइल को निशाना बनाकर दागी हुई हूथियों की मिसाइल को मार गिरा, यानी जो इजराइल पर मिसाइल आ रही थी, थाड़ चली और उस मिसाइलों को गिरा दिया। इस हमले को नाकाम करने में इजरायली एरो सिस्टम का भी योगदान रहा। थाड़ सिस्टम को अक्टूबर में अपने 100 सदस्यीय चालक दल के साथ इजराइल में तैनात किया गया था। अमेरिका ने इसे ईरान के हमले को रोकने और इजराइल को सुरक्षित करने के लिए भेजा था। बता दें कि थाड़ बिना किसी वॉरहेड के हिट टू किल तकनीक का उपयोग करता है। ऐसे में यह सिस्टम खतरनाक मिसाइल से टकराव से उत्पन्न गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। सिस्टम का रडार 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मिसाइलों और विमानों का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है, जिससे 200 किलोमीटर तक की रेंज में और 150 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मिसाइलों को रोकना संभव हो जाता है। शुक्रवार की सुबह तड़के दागी गई हूथियों की मिसाइल को इजरायली क्षेत्र को पार करने से पहले ही यहां पर रोक दिया गया और ये सारा कमाल जो है वो थाड़ का है। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई सुएज जो कनाल है, वो जो नहर है, उससे अब सामान नहीं जा पाएगा, जहाज नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पर अब खतरा लगातार यहां पर हूथी विद्रोहियों का बढ़ता जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चीन की। अरब सागर पर चीन ने बड़ी दखल हासिल की है, बड़ी दखल कर दी है। ग्वादर पर एयरलाइंस के साथ साथ चीन ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तैयार किया है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण से पाकिस्तान के मंसूबों को ताकत मिलने की बात कही जा रही है। 1 जनवरी 2025 से ग्वादर एयरपोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट को चीन की ओर से मिला एक उपहार बताया है। उन्होंने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक के तहत एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में इसके महत्व को स्वीकार किया। एयरपोर्ट $246 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे के निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे क्षेत्रीय संपर्क में सुधार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। शहर से 14 किलोमीटर उत्तर में बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी तट पर एयरपोर्ट की रणनीतिक स्थिति इसे वैश्विक व्यापार के लिए एक केंद्रीय केंद्र बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में ग्वादर की नई स्थिति सीपेक में इसकी भूमिका को बढ़ाएगी, जिससे ये मध्य एशिया, मध्य पूर्व और उससे आगे के क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन जाएगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों को संभालेगा, जिससे ये पाकिस्तान के व्यापक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्थापित होगा। बता दें कि इसी साल अक्टूबर में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने ग्वादर एयरपोर्ट का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। उद्घाटन के मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ग्वादर 1950 में पहली बार सुर्खियों में आया था। उस वक्त ओमान के शासक ने मछली पालने वाले छोटे से इस द्वीप को बेचने की पेशकश की थी। ये पेशकश पहले भारत को की गई थी, लेकिन भारत की तत्कालीन सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने 1958 में इसको खरीद लिया था, तो भी मात्र 3 मिलियन पाउंड्स में। सोचने वाली बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान की सिर पर छत नहीं थी, खाने को खाना नहीं था, लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, उस समय बंटवारे की शर्त के अनुसार हिंदुस्तान ने सब कुछ दिया। फिर हमारे दिए पैसे से पाकिस्तान ऐसे द्वीप को खरीद सकता था, तो हमारी तत्कालीन सरकार आखिर क्यों नहीं खरीद सकती थी।